प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे, उसके पश्चात अति लघु उत्तरी प्रश्न, फिर लघु उत्तरी प्रश्न, तत्पश्चात इस अध्याय के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसके अलावा इस अध्याय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य, 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रश्न है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। विकल्प 1 कच्छ, विकल्प 2 अरावली पर्वत, विकल्प 3 उड़ीसा तट और विकल्प 4 गोवा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 कच्छ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। विकल्प 1 तमिलनाडु में, विकल्प 2 गुजरात में, विकल्प 3 केरल में और विकल्प 4 उड़ीसा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, विश्व स्तर का पहला भूशिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। विकल्प 1 जापान ब्रैकेट में योकोहामा, विकल्प 2 भारत बेंगलुरु, विकल्प 3 ब्राज़ील रियो डी जेनीरो, विकल्प 4 USA न्यूयॉर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व स्तर का पहला भूशिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनीरो में हुआ था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 ब्राज़ील रियो डी जेनीरो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पश्चात आइए हम लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला है, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, पहाड़ी स्थानों पर सड़कों के किनारे भूस्खलन को रोकने हेतु बनाई गई पुख्ता दीवारें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, अचानक उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, बादल फटना इत्यादि। अगला प्रश्न है, तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तट बांधों का निर्माण करके बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। इसका उत्तर है भूकंप की मात्रा एवं तीव्रता। इसके पश्चात आइए हम लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, आपदाओं से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे आपदा से आशय। उसमें हम लिखेंगे, आपदा एक मानव जनित या प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। अतः वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में व्यापक रूप से घटित होती हैं और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती हैं, आपदाएं हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद, नाभिकीय संकट, रासायनिक संकट, पर्यावरणीय संकट आदि। अगला प्रश्न है, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं। लिखिए, इसमें हम पहले सूखा बताएंगे और फिर बाढ़। सूखा में हम लिखेंगे, सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे राष्ट्र में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब या तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर वर्षा न हो। सिंचाई आयोग की 1972 की रिपोर्ट के अनुसार
देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया है। बाढ़ में हम लिखेंगे किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव जिससे जनधन की हानि होती है, बाढ़ कहलाती है। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने या भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने या तेज हवाओं या चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन की आपदा से बचने के लिए प्रयुक्त 3 चरणों को लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह देंगे। भूस्खलन की आपदा से बचने के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला, आपदा संकट मानचित्रण। इसमें हम लिखेंगे सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से यह पता लग सकेगा कि बस्तियां बसाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों से बचा जाए। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा। पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों को रोपित करके पुनः वनस्पति युक्त बनाया जाना आवश्यक है। भूस्खलन की आपदा से बचने का तीसरा चरण, मजबूत बुनियाद के नक्शे। इसमें हम लिखेंगे मजबूत बुनियाद के साथ नक्शे तैयार करके बनाए गए भवन भूमि की संचलन शक्ति को सहन कर लेते हैं। भूमि के नीचे बिछाए गए पाइप तथा केबल्स लचीले होने चाहिए ताकि वे भूस्खलन से उत्पन्न दबाव का सामना आसानी से कर सके। भूस्खलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना। ऐसा करने से मिट्टी की ऊपरी परत निचली परत के साथ जुड़ जाती है। अत्यधिक अपवाह और भूक्षरण को भी इससे रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुनामी से क्या आशय है? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः प्रारंभ में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही उत्पन्न होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। भू संरचना की दृष्टि से हिमालय नवीन पर्वतीय श्रृंखला वाला क्षेत्र है। यह पर्वतीय क्षेत्र अभी भी अपने निर्माण की अवस्था में है, इसलिए समस्त हिमालय क्षेत्र सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत है। यहाँ निरंतर ही प्राचीन काल से अनेक विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं। भारतीय हिमालय के मध्यवर्ती भाग में स्थित विशाल मैदान भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्षा का कम होना तथा असमान वितरण है। पश्चिमी तथा मध्य भारत में वर्षा की अनिश्चितता रहती है। यहाँ वर्षा केवल वर्षा ऋतु में ही होती है, इसलिए इसकी मात्रा कम रहती है। कई बार मानसून पवनें निश्चित समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं, जिससे पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। सुनामी आपदा के क्षेत्रों में प्रमुखतया तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन या विनाश उत्तरदायी है, क्या यह सच है? समझाइए। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन एवं सुनामी आदि। इन आपदाओं के लिए प्रमुख रूप से वनों का विदोहन उत्तरदायी है। वनों से ही मिट्टी को पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, मृदा अपरदन से रक्षा होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचा होना, नदियों के जल स्तर का गिरना, जिससे सूखे की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश विदोहन उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, महामारी कैसे फैलती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, महामारी आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण लिखिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, महामारी को किसी ऐसे रोग या स्वास्थ्य संबंधी अन्य घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असाधारण या अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर फैल जाती है। महामारी या प्रकोप की स्थिति तब होती है जब किसी रोग विशेष से ग्रस्त मामलों की संख्या अनुमान से बहुत अधिक हो जाती है। कोई भी महामारी तेजी के साथ या अचानक फैल सकती है। महामारी के प्रमुख कारण विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं। खाद्य पदार्थ एवं पेयजल का प्रदूषण, बारिश के मौसम में मच्छरों की वृद्धि, पर्यटक एवं प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़ तथा वातावरण पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी महामारी का प्रकोप लाता है। अगला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। अथवा यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, आपदा प्रबंधन का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थियों को होना चाहिए, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर भी चलती रहती है। यह व्यवस्था विस्तार और संकुचन मॉडल से भी अधिक है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है कि आपदा संभावित समुदाय के भीतर आपदा की रोकथाम, उसके दुष्प्रभाव को कम करने, जवाबी कार्रवाई और सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय होते हैं। तथापि विभिन्न घटक संकट और समुदाय की असुरक्षा की संभावना के बीच संबंध के आधार पर विस्तारित तथा संकुचित होते रहते हैं। अर्थात आपदा प्रबंधन एक ऐसी क्रियाकलापों का एक समूह है जो आपदा के पूर्व या बाद की स्थिति के क्रम में न होकर एक दूसरे के साथ साथ चलती है। आपदा प्रबंधन के 4 मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, पहले से तैयारी। इसके अंतर्गत समुदाय को आपदा प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। दूसरा, राहत और जवाबी कार्रवाई। आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा के प्रभाव कम से कम हो। तीसरा, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना। ऐसे उपाय जो कि भौतिक आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याण की प्राप्ति में सहायक हो। चौथा, रोकथाम और दुष्प्रभाव कम करने के लिए योजना। इसके अंतर्गत आपदाओं की गंभीरता तथा उनके प्रभाव को कम करने के उपाय आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए अब हम इस अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करते हुए उसके नियंत्रण के उपाय बताइए, अथवा बाढ़ नियंत्रण के कोई 4 उपाय लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, बाढ़ आपदा के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बांध, तटबांध एवं बैराज का टूटना। इसमें हम लिखेंगे कि भारत में तटबांध टूटने, बांध टूटने और बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है, जिसे क्लैश फ्लड कहते हैं। अविवेकपूर्ण तरीके से तटबांधों का निर्माण होने, पुराने व जीर्ण हो रहे बांधों के कारण बाढ़ों का खतरा निरंतर बना रहता है। दूसरा, नदियों में गाद की मात्रा बढ़ना। इसे हम इस तरह लिखेंगे, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मिट्टी और गाद पानी के साथ बहकर मैदानों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में जमा हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार हिमालय से निकलने वाली गंडक और सरयू नदियों से प्रतिवर्ष 10 लाख घन फुट मिट्टी जल के साथ बहकर उत्तर प्रदेश के मैदानों में जमा हो रही है। इससे नदियों का तल उठ रहा है और उनकी जल सतह ऊपर उठ रही है। अब प्रतिवर्ष इनकी ये धारा ही बाढ़ का रूप धारण कर रही है। तीसरा उत्तरदायी कारण, भूस्खलन होना। इसमें हम लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं और फिर उनके अचानक टूटने से प्रलयकारी बाढ़ें आती हैं। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन एक आम क्रिया है। चौथा उत्तरदायी कारण है सड़क और निर्माण कार्यों से जल निकासी में व्यवधान। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, वन कटाई,
अनियंत्रित खनन से पहाड़ों की भूमि अस्थिर हो गई है। हिमालय क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में औसतन 60,000 घन मीटर मलबा निकलता है। हिमालय क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। सड़क निर्मित एकत्रित मलबा भी बाढ़ों को आमंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में नदियों पर निर्मित बांधों में तलछट भरना व पर्यावरण विनाश एवं मृदा अपरदन और निक्षेपण अधिक होना बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण है। इस प्रश्न में हमसे बाढ़ नियंत्रण के उपाय भी पूछे गए हैं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय हम इस तरह से लिखेंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। दूसरा, सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। तीसरा, नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। चौथा, मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि पर जल संग्रहण किया जाना चाहिए। पांचवा, नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक लगाई जानी चाहिए। छठा, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश को नियंत्रित करना चाहिए। सातवां, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय विस्फोटकों का सीमित उपयोग कर भूस्खलन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास कार्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में भवनों का निर्माण मजबूत होना चाहिए। अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न है। भूकंप आपदा का अर्थ बताते हुए भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। भूकंप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, जहां भू का अर्थ पृथ्वी, कंप का अर्थ कांपना है। जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलती या कंपित होती है तो इसे भूकंप कहते हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर अचानक हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, ज्वालामुखी उद्भेदन। इसमें हम लिखेंगे भूकंप की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण ज्वालामुखी उद्गार है। जब तप्त एवं तरल लावा भूपटल के शैलों को तोड़कर वेग के साथ बाहर निकलता है तो भूपटल वेग से कांप उठता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। दूसरा कारण, भूगर्भ में भ्रंशों के सहारे उत्पन्न निर्बल क्षेत्र में शैलों का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने के कारण शैलों में कंपन उत्पन्न होने लगता है और भूकंप आ जाते हैं। अगला कारण है प्लेट विवर्तनिकी। इसमें हम लिखेंगे भू प्लेटों के किनारे जब एक दूसरे से आपस में रगड़ते हैं तो उससे चट्टानों में भ्रंशन और चटकन द्वारा भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत में प्लेट विवर्तनिकी भूकंप आते हैं। इसके साथ ही इस प्रश्न में हमें भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को बताना है, तो उन्हें हम इस तरह लिख सकते हैं। भूकंप के वितरण एवं प्रभाव के आधार पर भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसमें पहला है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, दूसरा अत्यधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, तीसरा मध्यम प्रभावित क्षेत्र, चौथा निम्न खतरा प्रभावित क्षेत्र तथा पांचवा सामान्य क्षेत्र। देश में सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र है हिमालय, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत शामिल है। इसके अतिरिक्त कच्छ भी अत्यधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कोंकण तट भी अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र है। मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ भूकंप से कम प्रभावित क्षेत्र हैं। देश के अन्य भाग मध्यम खतरा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य आपदाओं से क्या तात्पर्य है? प्रमुख सामान्य आपदाओं का वर्गीकरण करते हुए उनके कारण, प्रभाव और बचाव के उपायों को स्पष्ट कीजिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में घरों में लगने वाली आग की रोकथाम की बुनियादी युक्तियां लिखिए, इस तरह भी पूछा जा सकता है। और अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घर में आग से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। इस उत्तर को हम इस तरह से लिखेंगे। सामान्य आपदाएं वे घटनाएं हैं जो दैनिक कार्यों के संपादन के दौरान घटित होती हैं एवं क्षति पहुंचाती हैं, जैसे आग, सड़क दुर्घटनाएं, रेल एवं यातायात दुर्घटनाएं, महामारी आदि।
इसमें हम सबसे पहले आग के बारे में लिखेंगे और उसके उपाय बताएंगे। आग अत्यंत खतरनाक होती है। चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि सभी प्राकृतिक आपदाओं को मिलाकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कहीं अधिक लोग आग से जलकर मरते हैं। आग लगने के कई कारण होते हैं। बिजली के हीटर पर खाना पकाते समय होने वाली दुर्घटनाएं, बिजली की वायरिंग क्षमता से अधिक भार, कमज़ोर वायरिंग, कूड़ा करकट में लगी आग, आगजनी, बारूदी पदार्थ आदि। आइए अब हम आग से बचाव के उपाय लिखते हैं। इसमें हम पहला लिखेंगे, आग से बचाव के बुनियादी नियम और बाहर निकलने का रास्ता सदैव ध्यान में रखा जाए। दूसरा, घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ न रखें। तीसरा, जब घर से बाहर जाएं तो बिजली और गैस के सभी उपकरण बंद करके जाएं। चौथा, घर में एक अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें और प्रयोग करना सीखें। पांचवा, बिजली के एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाएं। छठा, आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाएं, उन्हें अपना पता तथा आग की प्रकृति और स्थान की सूचना दें। अगली सामान्य आपदा है सड़क दुर्घटनाएं। इसमें हम लिखेंगे, सड़क व्यवस्था बेहतर संपर्क और सेवा के लिए बनाई जाती है, लेकिन वाहन चालकों की जल्दबाजी व लापरवाहियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, यातायात नियमों का उल्लंघन। दूसरा, नशे की हालत में वाहन चलाना। तीसरा, तीव्र गति से गाड़ी चलाना। और चौथा, वाहनों तथा सड़कों के रखरखाव में कमी। इस दुर्घटना से बचाव के उपाय में हम पहला लिखेंगे, वाहन तभी चलाएं जब आप उसके लिए पर्याप्त सक्षम हो। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। तीसरा, दो पहिया वाहन सदैव हेलमेट पहनकर चलाएं। चौथा, अपने से अगली गाड़ी से आगे निकलने का अनावश्यक प्रयास न करें। पांचवा, सड़क से संबंधित संकेतों का ज्ञान होना चाहिए तथा उनका पालन करना चाहिए। छठा, वाहन चलाते समय गति को अचानक तेज या कम न करें। सातवां उपाय, सड़क को पार करते समय सड़क के दोनों तरफ देखें। तीसरी सामान्य मानवीय आपदाएं हैं रेल दुर्घटनाएं। इसमें हम लिखेंगे, रेल दुर्घटनाएं रखरखाव की कमी, मानवीय त्रुटि या तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण पटरी से उतरने से होती है। इसकी सुरक्षा के उपायों में पहला उपाय है, रेल क्रॉसिंग पर सिग्नल और स्विंग बैरियर का ध्यान रखें, उनके नीचे से निकलने का प्रयास न करें। दूसरा, मानव रहित क्रॉसिंग पर वाहन से नीचे उतरकर दोनों ओर देखिए, रेलगाड़ी के दिखाई न देने पर ही लाइन पार कीजिए। तीसरा, रेल से यात्रा करते समय अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने चाहिए। चौथा, रेलगाड़ी में सफ़र करते समय दरवाजे पर खड़े ना हों और न ही बाहर की तरफ झुकें। पांचवा, आपातकालीन चेन को बिना आवश्यकता के न खींचें। आपातकालीन खिड़की का दुर्घटना के समय बाहर निकलने हेतु उपयोग करें। चौथी सामान्य मानवीय आपदाएं हैं हवाई दुर्घटनाएं। इसमें हम लिखेंगे, हवाई यात्रा में यात्री की सुरक्षा अनेक कारकों से प्रभावित होती है। हवाई यात्रा निम्न स्थितियों में जोखिमपूर्ण हो जाती है, जैसे तकनीकी समस्या, आग, जहाज उतरने तथा उड़ाने की अवस्थाएं, पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले तूफान, अपहरण एवं बमों से आक्रमण। इसकी सुरक्षा के उपाय हम इस तरह लिखेंगे। पहला, विमान चालक दल द्वारा सुरक्षा के संबंध में जो बातें बताई जाए उन पर ध्यान दें। दूसरा, सुरक्षा अनुदेश कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तीसरा, निकटतम आपातकालीन खिड़की का पता होना तथा आपातकाल के दौरान इसे खोलने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, जब सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट अवश्य बांध लें। पांचवी सामान्य मानवीय आपदा है महामारी आपदा। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, महामारियां रोग एवं मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती हैं। महामारियों से समाज में विघटन होता है और आर्थिक हानि भी। महामारियों से ऐसे लोग अधिक प्रभावित होते हैं जो कुपोषित होते हैं या दूषित वातावरण में रहते हैं, जहां जल आपूर्ति घटिया होती है एवं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता नहीं होती। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है वे महामारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यदि किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा, जिनमें ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि आते हैं, पहले आ चुकी हो तो महामारी प्रकोप जीवन के लिए भयावह स्थितियां उत्पन्न कर देता है। इससे बचाव के उपाय में हम पहला लिखेंगे, महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है।
अतः राज्य, जिला उपकेंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं नर्सों को पूर्व तैयारी एवं तालमेल बनाना आवश्यक होता है। दूसरा, महामारियों के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में है तो जवाबी कार्यवाही के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नियमित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा, उपलब्ध दवाओं, टीकों, प्रयोगशाला इकाइयों, डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ की संख्या दर्शाने वाली सूची तैयार की जानी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग संभव हो सके। चौथा, महामारियों एवं उनके सुरक्षा उपायों पर आधारित प्रशिक्षण सभी स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इससे क्षमता निर्माण के साथ बेहतर ढंग से आपात स्थिति में कार्य लिया जा सकता है। पांचवा, टीकाकरण द्वारा व्यक्तिगत बचाव तथा दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। छठा, संक्रमण के वाहकों को कई विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे स्वच्छता अवस्थाएं सुधारकर, रोगाणुओं के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके, कूड़ा करकट के उचित निस्तारण द्वारा तथा